मेन गेट से पल्लवी हाथ में 1 महीने के बच्चे को सीने से लगाकर भागती है। तब रितु उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बच्चा छीन लेती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की? शर्म नहीं आती आपको एक बच्चे को माँ से दूर करते हुए? ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा नहीं है रितु, इसे मुझे दो। भाभी आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझसे मेरा बच्चा छीन रही है? और ये आपका बच्चा कैसे हो गया? ये मेरा है। चुप चुप माय बेबी, रोते नहीं है, मम्मा यही है, आपको कुछ नहीं होने देगी। भूख लगी है ना? क्या आप मेरे बच्चे से क्या बकवास कर रही हो? मेरा बच्चा मुझे दो। रितु एक बार फिर पल्लवी से अपना बच्चा छीन लेती है और पल्लवी बच्चा छीन कर धक्का देकर ऑटो को रोकती है और उसमें बैठ जाती है। देखो रितु, मुझसे दूर रहो, ये मेरा बच्चा है। तुमने मुझसे वादा किया था, अब अपनी बात से मुकरो मत। भैया ऑटो चलाओ। पल्लवी के कहने पर ऑटो वाला ऑटो चलाता है। इतने में बादल गरज कर बरसने लगते हैं। मौसम खराब हो जाता है। वहीं रितु अपने बच्चों के लिए रोती है। तब बाकी घर वाले आते हैं और रितु को संभालते हैं। रितु, खुद को संभालो। अमित, अमित देखो ना, भाभी मुझसे मेरा बच्चा छीन कर ले गई। उन्हें रोको, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अमित, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रह रहा होगा। वो रो भी रहा था। रितु की माँ उसे संभालती है और पल्लवी उसके बच्चे को कहीं दूर लेकर निकल जाती है। लेकिन वो कहाँ गई होती है और आखिर क्यों उसने अपनी नंद का बच्चा छीना और पल्लवी किस वादे की बात कर रही थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ पल्लवी शौर्य से शादी करके अपने ससुराल में आती है और वहाँ नंद भाभी का बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। नंद का एग्जाम होता है, तब पल्लवी उसके लिए कमरे में ही ब्रेकफास्ट ले आती है, ड्रेस निकाल कर रख देती है और जगाती है। ऋतु जल्दी उठो, आज तुम्हारा एग्जाम है। तुम अगर नहीं उठी तो पेपर मिस हो जाएगा। सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। भाभी अच्छा हुआ आपने उठा दिया। मैं तो रात को पढ़ते पढ़ते सो गई, उठ भी नहीं पाई। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, कपड़े भी निकालने हैं, टाइम भी नहीं है और ब्रेकफास्ट भाभी रहने देना। अरे मैं सब कुछ कमरे में ले आई हूँ, तुम जल्दी से नहाकर ब्रेकफास्ट खाओ। थैंक यू सो मच भाभी। रितु नहाकर तैयार हो जाती है और जब ब्रेकफास्ट खाती है तब पल्लवी उसके बाल बनाती है और फिर अपनी स्कूटी से भाभी नंद को एग्जाम हॉल तक छोड़कर आती है। इतने में घर जाकर पल्लवी घर संभालती है। हाँ जी पापा जी, ये आपकी अदरक वाली चाय और पापा जी आपकी ये दवाई और आपका टिफिन सब रेडी है। मैं अंदर जाकर रसोई समेटती हूँ। ओहो, सुबह 6 बजे से उठकर कितना भाग दौड़ कर रही है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ। अब तू आराम कर और खाना खा, बाकी सब काम होता रहेगा। हाँ बहू, आखिर इस घर में जो सबका ख्याल रखती है, हमें भी तो उसका ख्याल रखना होगा ना। हाँ पापा। अच्छा ठीक है, आप सब इतना कह रहे हैं तो खा लेती हूँ। पल्लवी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेती है, फिर बाकी कामों में लग जाती है। जैसे ही नंद अच्छा पेपर देकर आती है, वो अपनी भाभी के गले लग जाती है। भाभी भाभी आपको पता है ऐसा एग्जाम आया था, मैं पूरा करके आई हूँ। क्या सच में? चलो अच्छा है, तुम अच्छा पेपर देकर आई हो। और ये सब भाभी आपकी वजह से हुआ है। आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो। बीच में असाइनमेंट बनाए थे, आज सुबह सुबह सारी प्रिपरेशन कर दी और भूखी पेट भी नहीं गई। आप भाभी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो, जिससे मैं अपनी सारी बात शेयर कर लेती हूँ। सेम टू यू। तो चलो फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड शॉपिंग करने चलते हैं और अपना अपना फेवरेट खाना भी खाएंगे, क्यों नहीं भाभी? हाँ हाँ ठीक है, जाओ, तुम दोनों जा सकती हो। तब दोनों अच्छे से तैयार होकर मॉल जाती हैं, जहाँ अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद कर मेकअप प्रोडक्ट लेती हैं और 5 स्टार होटल जाती हैं। वाह भाभी, आपकी पसंदीदा डिश तो यहाँ की बहुत ही टेस्टी डिश है। मुझे भी तुम्हारी पसंदीदा वाली डिश यहाँ की पसंद आई। अच्छी जगह है, दोबारा से हम साथ में आएंगे। हाँ भाभी, साथ में। जब शादी हो जाएगी तब भी, बच्चे हो जाएंगे तब भी। हाँ क्यों नहीं। इस तरह आप देख सकते हैं नंद भाभी का बहुत रिश्ता प्यारा होता है। पल्लवी की शादी को 1 साल होते हैं। घर में एनिवर्सरी पार्टी मनाई जाती है। कुछ दिन बाद पल्लवी की तबीयत इतनी खराब होती है कि शौर्य डॉक्टर के पास ले जाता है। तब पता चलता है घर में बच्चे आने वाला है। घर के सभी लोग पल्लवी का खूब ख्याल रखते हैं। चौथा महीना चल रहा होता है। पल्लवी के हाथ से कटोरी गिर जाती है। वो उसे उठाने ही वाली होती है, तब तक रितु आकर उठा लेती है। ओहो भाभी, आपको कितना मना किया कि ऐसे झुकने वाले काम नहीं करने हैं, और मैं हूँ, आप मुझे नहीं बुला सकती हैं। अरे मेरी प्यारी नंद, अभी चौथा महीना चल रहा है, इसमें तो कर सकते हैं। जब पेट बढ़ जाता है तब झुकने में दिक्कत आती है। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। चलो मैं आपको वॉक पर ले चलूं, छत पर अच्छा मौसम हो रखा है। तो अपनी भाभी को ध्यान से ले जा। बहू, केसर का दूध इसे ये पी ले। अरे पापा जी, आपको करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद कर लेती। तू खुद क्यों? अरे तेरी सास होती तो वो तुझे देती। अब वो बाहर मार्केट गई है, उसने मुझे फोन करके बोला तुझे देने को, तो करना ही पड़ेगा। पहले दूध पीकर छत पर जाती है और अपनी नंद के साथ हंस हंस कर वॉक करती है। ये अच्छा जोक मारा तुमने। अगर मैं उधर होती ना तो उस लड़के की हालत खराब कर देती। पर तुमने भी अच्छा सबक सिखाया है, नाले में डालकर उसे। हाँ भाभी, अपने घर तक नाली वाला भूत बनकर गया है वो हितेश। आया बड़ा, मुझे परेशान करने वाला। क्या हाल हो गया है। ऐसे ही घर वाले पल्लवी का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बच्चे के लिए एक सुंदर सा कमरा तैयार किया जाता है और शौर्य दिन रात इतनी मेहनत करता है कि बेबी को टाइम नहीं दे पाता। घर में उसे 7वां महीना चल रहा है। सबने उसकी गोद भराई की रस्म रखते हुए खूब अच्छा नाच गाना होता है। जब बहू की माँ भी उससे बहुत अच्छा तोहफा देती है। बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची माँ बनने वाली। अब देख, जैसे तू मुझे परेशान करती थी ना, ऐसे तुझे भी कोई परेशान करने वाला है। फिर बताऊंगी कि तूने मुझे कितना तंग किया था। माँ भी ना। ममता अपनी बेटी को आशीर्वाद देती है। कुछ दिनों बाद पल्लवी शौर्य से लड़ रही होती है। देखो, ऐसी हालत में तुम्हारी जिद नहीं मान सकता।
मैं भी जिद करके मानूंगी शौर्य। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई तुमने मुझे कहीं बाहर नहीं घुमाया, ना मेरे पर ध्यान दिया, वक्त भी नहीं बिताया। आज मुझे घूमने जाना, आज तुम्हारी छुट्टी है और जाऊंगी, उसके बाद नहीं जाऊंगी। देख बहू, ऐसे में तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है, लेकिन तेरी इतनी जिद है तो शौर्य बेटा ध्यान से इसे ले जाओ और जल्दी ले आना। ठीक है माँ। तब शौर्य और पल्लवी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ शौर्य उसे मूवी दिखाता है और फिर पल्लवी अपने मैटरनिटी फोटो शूट के लिए बोलती है। तब ड्रेस चेंज करके दोनों फोटो शूट करवाते हैं और जब वो घर लौट रहे होते हैं तब एक थार उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे गाड़ी जोर से पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज लगती है कि दोनों का कार गाड़ी में इतनी तेज लगती है, फिर खून आने लगता है और पल्लवी के पेट में दर्द होता है। जैसे जैसे आसपास के लोग उन्हें एम्बुलेंस बुलवाकर अस्पताल ले जाते हैं। बेटा होश में आता है, उनके माँ बाप भी वहां पहुंच गए होते हैं। डॉक्टर साहब बताइए ना, अरे मेरा बहू बेटा और उसका होने वाला बच्चा कैसा है? हमें बहुत टेंशन हो रही है, जब से 3 घंटे से आपने कुछ नहीं बताया। हाँ डॉक्टर। सॉरी, एक्सीडेंट ऐसा था कि आपकी बहू बेटे तो बच गए, लेकिन हम उनका बच्चा नहीं बचा पाए। इंटरनल इंजरी हुई है उन्हें, इसके बाद वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। इसके बाद वो ट्रॉमा में भी जा सकते हैं, इसलिए आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही ममता बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे संभालता है, घर के सभी लोग टेंशन में होते हैं। कुछ देर बाद वो घर आ जाती है। जैसी पल्लवी होश में आती है अपने पेट पकड़कर रोने लगती है। मेरा बच्चा कहाँ है? बाजी शौर्य, मेरा बच्चा कहाँ है? अभी तो उसको आने में 1 महीना था ना, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? पल्लवी संभालो खुद को, अरे संभालो, एक्सीडेंट की वजह से वो हमसे दूर हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी उसकी, तुम्हें तो पता है ना शौर्य, उसका कमरा भी सजाया था। बहू अपना ख्याल रख, जो होना था सो हो गया। मंजरी भूल कर भी उसके सामने वो वाली बात मत बता देना, डॉक्टर ने मना किया है। जी जानती हूँ। भाभी आप कुछ खा लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको दवाई भी लेनी है, आप ठीक नहीं हो। और भैया आप भी आराम करो, आपके जख्म भी अभी हरे हैं। जख्म तो हरे होंगे ही, तो क्योंकि हमने अपना बच्चा जो खो दिया। किसी तरह उन दोनों को खाना खिलाती है, दवाई खिलाकर सुला देती है। बार बार पल्लवी अपने बच्चों को लेकर रोने लगती है और जब प्रेगनेंसी फोटोशूट की फोटो देखती है तब और भी ज्यादा रोती है। मन उदास होता है तो सास के पास जाती है, जहां मंजरी भी छोटे से स्वेटर को गले लगाकर रोती है और हरीश संभालता है। अगर बहू उस टाइम जिद नहीं करती तो आज हमारा पोता हमारे हाथों में होता। उसने सब बर्बाद कर दिया। अपनी जिंदगी के आगे हम सबकी इच्छाएं मार दी और अब कभी माँ भी नहीं बन पाएगी। हमारे हाथ से तो सुख चला गया। नहीं माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों नहीं बनूंगी माँ? मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बहू तू? इस बात का पल्लवी को ऐसा सदमा लगता है कि बेहोश हो जाती है और अपने बच्चे को नहीं भूल पाती। महीने गुजर जाते हैं लेकिन उसे बच्चों को कमरे को देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखते। तब दोनों पड़ोसन आकर, अरे भाई तेरी बहू के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब दोबारा से खुशखबरी कब सुना रही है? हाथ तक आया लेकिन मुंह तक नहीं आया। घर में गोद भराई के बाद कितनी रौनक थी। अरे तू मंजरी के जले पर और नमक क्यों छिड़क रही है? अरे इसकी बहू का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वो कभी माँ भी नहीं बन सकती है। इसके तो दादा दादी वाले अरमान रह गए ना। अगर दूसरे को भी बैठे होते तो वो इससे सुख दे देते। अरे सब इसकी बहू की गलती है। काश मेरी बहू ने जिद न की होती तो ऐसा नहीं होता। ऊपर से देख पल्लवी सुन लेती है। शौर्य उसे कंसोल करता है। 4 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच ऋतु के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया होता है। अमित बहुत अच्छा लड़का होता है। सगाई के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जानिए लास्ट बार है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मिल रहे हैं। इसके बाद हमारी अरेंज मैरिज होगी। हाँ अमित, और फिर हम हस्बैंड वाइफ की तरह हर जगह घूमेंगे। ये लो तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस, शादी के फर्स्ट डे यही पहनना। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। 3 दिन बाद हल्दी मेहंदी का फंक्शन होता है और फिर शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पल्लवी उससे खूब अच्छे से तैयार करके मंडप में ले आती है। मंडप में जा ही रहे होते हैं तब अमित का पिता मनीष एकदम से शादी रोक देता है। सब हैरान हो जाते हैं। अरे समधी जी क्या हुआ? आपने शादी क्यों रुकवा दी? शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ तो शादी का शुभ मुहूर्त निकलने दीजिए। आपने हमारी बात काट कर अच्छा नहीं किया। आपने हमसे पूरा दहेज देने की बात की थी कि बेटे को स्कॉर्पियो और 1 करोड़ कैश दिया जाएगा, लेकिन आपने छोटा मोटा सामान भिजवा दिया। ऐसे तो वो शादी नहीं हो सकती। हाँ भाई साहब, आपने जो अपने मुंह से बात कही थी उसे पूरा कीजिए, वरना ये शादी नहीं होगी। अमित ये सब क्या हो रहा है? मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ रहना है। मुझे भी ऋतु तुमसे शादी करनी है। पता नहीं मम्मी पापा क्यों दहेज की बात कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए पापा। आप अरे अमित तू चुप कर, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। अमित तू चुप कर, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। देखिए मनीष जी, अभी शादी की भागा दौड़ी में बहुत पैसे लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने जो बोला है उसे पूरा कर देंगे। नहीं बहन जी, हमें इस बात पर यकीन नहीं है। देखिए आपकी बेटी को मैं अभी पसंद करती हूँ और बहू मान चुकी हूँ, लेकिन आपने जो कहा है आपको पूरा ही करना है, वरना ये शादी नहीं हो सकती। चल अमित, भाभी कुछ करो ना, मैं अमित के बिना नहीं रह सकती। पल्लवी ऋतु के आंसू पोंछकर, तू चिंता मत कर, तेरी सहेली तेरी भाभी तेरे साथ है। तेरी शादी करवा कर ही रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह बेइज्जती करवा कर भीख मांग रहे हैं। पल्लवी अपने पिता के लॉयर से अपनी प्रॉपर्टी और बैंक के कैश को निकलवाकर ऋतु के नाम कर देती है और कागजात बुलवा लेती है। वहीं बहस चल ही रही थी कि अवंतिका अपने बेटे को मंडप से लेकर जाती है, तभी पल्लवी सामने आती है। रुकिए आंटी जी,
आप दहेज के चक्कर में दो दिलों को एक दूसरे से जुदा कर रही हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर, आपकी शर्त पूरी हुई। ये प्रॉपर्टी के कागज हैं जो ऋतु के नाम है, और ये चेक जो आपको चाहिए था मिल गया ना। आप शादी कीजिए। बात को, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है जिसने सब कुछ संभाल लिया। पंडित